गरम गरम पकौड़ी खाओ। वाह माँ, बहुत स्वादिष्ट है। बारिश में पकौड़ी का मजा ही आ गया। ये कहानी एक बहुत ही हरे भरे और सुंदर गांव की है। उस गांव में चारों तरफ बड़े बड़े खेत, फलों के बाग और पक्के मकान बने हुए थे। गांव के ज्यादातर लोग बहुत ही सुख और शांति का जीवन बिताते थे। लेकिन उसी सुंदर गांव के एक बहुत ही दूर के कोने में, जहां पक्की सड़क भी खत्म हो जाती थी, वहां एक बहुत ही पुरानी, टूटी फूटी और कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी। ये झोपड़ी बिरजू नाम के एक बेहद गरीब और लाचार आदमी की थी। बिरजू के परिवार में उसकी समझदार पत्नी गोमती, उसका 15 साल का बड़ा बेटा माधव और 10 साल की एक मासूम बेटी मुनिया रहती थी। बिरजू गांव के सबसे अमीर और लालची आदमी सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी का काम करता था। सेठ धनीराम गांव के बीचों बीच अपना एक बहुत बड़ा और आलीशान पक्का मकान बनवा रहा था। बिरजू सुबह से लेकर शाम तक उस मकान में हाड़ तोड़ मेहनत करता था। वो कभी लाल रंग की ईंटों की भारी टाइलें अपनी पीठ पर लाद कर उतारता, तो कभी सीमेंट और बालू की भारी बोरियां उठाकर सीढ़ियां चढ़ता। इसके अलावा वो ईंटों को जोड़ने के लिए बजरी और बालू का मसाला भी बनाता था। सेठ धनीराम बहुत ही चालाक और जालिम इंसान था। वो सभी मजदूरों को दिन भर के 400 रुपए देता था, लेकिन जो मजदूर उसके सामने बोल नहीं पाते थे, वो उनके पैसे हड़प लेता था। बिरजू बहुत ही सीधा इंसान था, जिसका फायदा सेठ धनीराम हमेशा उठाता था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज निकल चुका था और गांव में चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। गोमती ने सुबह सुबह उठकर अपनी कच्ची झोपड़ी में झाड़ू लगाई और मिट्टी के चूल्हे पर रूखा सूखा खाना बनाया। बिरजू नहा धोकर अपनी फटी हुई कमीज पहनकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। गोमती ने उसे खाना परोसा। जल्दी से यहाँ बैठ जाइए और ये रूखा सूखा खाना खा लीजिए। काम पर जाने का समय हो रहा है। अगर आप आज भी देर से पहुँचेंगे तो वो जालिम सेठ धनीराम फिर से आपको ताने मारेगा और आपके पूरे दिन की मजदूरी में से पैसे काट लेगा। आप तो जानते ही हैं कि वो सेठ कितना पत्थर दिल इंसान है। जल्दी से भोजन कर लीजिए। हाँ गोमती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो सेठ धनीराम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता है ताकि वो हम गरीबों के खून पसीने की कमाई हड़प सके। मैं बस ये खाना खाकर तुरंत काम पर निकलता हूँ। बिरजू जैसे ही खाना खाकर उठा, उसकी 10 साल की मासूम बेटी मुनिया अपना चेहरा लटकाए हुए और बहुत ही उदास कदमों से चलकर अपने पिता के पास आई। पिताजी, मेरी बात सुनिए ना। मैंने सोचा था कि मैं आपको ये बात कल रात को ही बता दूंगी, लेकिन कल रात जब आप मजदूरी करके घर लौटे थे तो आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे। आपके कंधों पर लाल निशान पड़े हुए थे, इसलिए मैंने आपको कल रात कुछ नहीं बताया। लेकिन पिताजी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्या बात है मेरी प्यारी बेटी, तो सुबह सुबह इतनी उदास क्यों है? ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरी गुड़िया को इतना परेशान कर दिया है? तो मुझे बेझिझक सब कुछ बता। तेरे पिता के होते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, कल शाम को जब मैं बाहर मैदान में गांव की बाकी लड़कियों के साथ खेलने गई थी तो मेरी सारी सहेलियों ने मिलकर मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने से मना कर दिया। पिताजी, उन्होंने कहा कि मुनिया, जरा अपने कपड़े तो देख, तेरा ये कपड़ा कितनी जगह से फटा हुआ है। तेरी माँ ने इस पर इतनी बार सिलाई की है कि अब तो इस कपड़े पर सिर्फ धागे की सिलाई ही साफ साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है और मेरे इन फटे पुराने कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आती है। पिताजी, मेरी जो सबसे पक्की सहेली है ना, उसने भी कल मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि आज के बाद मैं तेरे साथ कभी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे तेरे जैसे गंदे और गरीब लोगों के साथ खेलने से मना किया है। पिताजी, क्या हम सच में बहुत गंदे हैं? क्या आप मुझे बाजार से एक नया कपड़ा लाकर नहीं दे सकते? अपनी 10 साल की मासूम बेटी के मुंह से गरीबी और बेइज्जती की ये दर्द भरी बातें सुनकर बिरजू का कलेजा कांप उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिरजू आगे बढ़कर अपनी 10 साल की मासूम बेटी मुनिया को अपने गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू बिल्कुल भी गंदी नहीं है। गंदे तो वो लोग हैं जिनका दिल पत्थर का है और जो दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। तो बिल्कुल उदास मत हो मेरी बेटी। मैं मानता हूं कि अभी तेरे पिता के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। हमारी किस्मत अभी हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन तू अपने इस बूढ़े पिता को कुछ दिन की मोहलत और दे दे मेरी बच्ची।
मैं उस सेठ के भवन पर दिन रात और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगा। मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा और तेरे लिए बाजार से सबसे सुंदर और बिल्कुल नया कपड़ा लेकर आऊंगा। फिर तेरी सारी सहेलियां तेरे साथ खेलेंगी। हाँ मेरी बच्ची, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू इन अमीर लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। अभी तू यहाँ मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ। और आप काम पर जाइए जी, वरना वो सेठ धनीराम बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और आज की पूरी मजदूरी रोक लेगा। बिरजू भारी मन से अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और मजदूरी के लिए चल पड़ा। झोपड़ी के एक कोने में खड़ा 15 साल का माधो ये सब कुछ देख और सुन रहा था। माधो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने घर में सिर्फ गरीबी और लाचारी ही देखी थी। हे भगवान, हम गरीबों को ये कैसी जिंदगी मिली है? इतनी भयंकर गरीबी और इतनी लाचारी में हम कैसे जिएंगे? पिताजी दिन रात उस जालिम सेठ की गालियां सुनते हैं और फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। मेरी छोटी बहन को बाहर जिल्लत सहनी पड़ती है। मैंने अपने मन में ये पक्का फैसला कर लिया है, आज रात को जब पिताजी काम से लौटकर आएंगे तो मैं उनसे खुलकर बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैं भी अब 15 साल का हो चुका हूं, मेरे हाथों में भी बहुत ताकत है। अब मैं भी आपके साथ उस भवन पर मजदूरी करूंगा। जब हम दोनों पिता और पुत्र मिलकर काम करेंगे तो हमारे घर में 2 गुना पैसा आएगा। मैं भले ही अपनी आगे की पढ़ाई ना कर पाऊं, लेकिन मैं अपनी इस छोटी बहन मुनिया को नए कपड़े जरूर दिलाऊंगा और उसे बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजूंगा। इधर बिरजू तेज कदमों से चलता हुआ सेठ धनीराम के उस बड़े से बन रहे मकान पर पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत सारे मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। सेठ धनीराम एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। जैसे ही धनीराम ने बिरजू को आते हुए देखा, उसके मन में लालच और बेईमानी ने जोर मारना शुरू कर दिया। ये बिरजू आ गया। ये आदमी बहुत ही ज्यादा सीधा और मूर्ख है। ये बाकी मजदूरों की तरह मुंहजोर नहीं है और ना ही ये मुझसे कभी जबान लड़ाता है। मुझे इस बिरजू के ऊपर अपना डर और दबदबा बना कर रखना पड़ेगा। अगर मैंने इसे भी बाकी मजदूरों की तरह सिर पर चढ़ा लिया तो मैं इसके पैसों का घपला कैसे करूंगा? अगर मैं इसे डरा कर रखूंगा तो मैं आराम से इसके दिन के 200-300 रुपए हड़प लूंगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। मुझे इससे बात बात पर झगड़ा करना होगा। बिरजू डरते डरते सेठ धनीराम के सामने गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रणाम सेठ जी, मैं काम पर आ गया हूँ। कृपया आप बही खाते में मेरी आज की हाजिरी लगा लीजिए। आप ये लिख लीजिए कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ। अब मैं अपना मजदूरी का काम शुरू करने जा रहा हूँ। अरे ओ बड़े नवाबजादे, क्या ये तेरे बाप का घर है जो तेरा जब मन करेगा तू तब काम पर मुंह उठाकर चला आएगा? तूने समय देखा है? आज तू पूरे 3 मिनट की देरी से मेरे काम पर आया है। तू क्या सोचता है मैं यहाँ मुफ्त का पैसा बांटने बैठा हूँ? आज शाम को मैं तुझे तेरी इस देरी का मजा चखाता हूँ। आज मैं तेरी पूरी मजदूरी काट लूंगा। अरे सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैं केवल 3 मिनट ही तो देर से आया हूँ। इसके बदले में आप मुझसे 10 मिनट अतिरिक्त मजदूरी करवा लीजिएगा। मैं 10 मिनट अतिरिक्त काम कर दूंगा सेठ जी, लेकिन मेरी मजदूरी मत काटिएगा। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। जबान मत लड़ा मेरे सामने। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी आजकल। जा और चुपचाप जाकर अपना काम कर। बाकी जो भी हिसाब किताब होगा वो मैं रात को ही करूंगा। चल निकल मेरी आंखों के सामने से। निकल मेरी आंखों के सामने से। बिरजू चुपचाप सिर झुकाकर काम में लग गया। उस बड़े से भवन में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर पानी और बालू मिलाकर सीमेंट का मसाला तैयार कर रहा था। दूसरा मजदूर सीमेंट की भारी बोरियां ढो रहा था। बिरजू ने भी अपना काम शुरू किया। वो दिन भर तपती धूप में कभी लाल रंग की ईंटों की टाइलें उठाकर छत पर पहुंचाता, तो कभी नीचे आकर भारी भारी बजरी और सीमेंट का मसाला बनाता। वो सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके एक मशीन की तरह काम करता रहा। शाम ढल चुकी थी और रात का समय हो गया था। सभी मजदूर अपना अपना काम खत्म करके सेठ धनीराम के सामने अपनी दिहाड़ी लेने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सेठ धनीराम ने अपने पास रखा हुआ पैसों का थैला खोला। अरे ओ बिरजू, कहाँ छुप कर खड़ा है तू? आज तू सुबह काम पर देरी से आया था ना? जा और जाकर अभी और काम कर। बाहर जो वो लाल ईंटों की टाइलें रखी हैं, उनमें से कम 50 टाइलें उठाकर अभी के अभी दूसरी मंजिल की छत पर पहुंचा। जब तू वो काम पूरा कर लेगा उसके बाद ही मैं तेरा हिसाब किताब करूंगा। चल जा यहाँ से। लेकिन सेठ जी, बहुत रात हो चुकी है, शरीर पूरी तरह से थक चुका है, मुझे अपने घर भी जाना है। मैंने कहा ना कि जा और जाकर काम कर। अगर तूने एक भी शब्द और बोला तो मैं तुझे हमेशा के लिए काम से निकाल दूंगा और एक पैसा नहीं दूंगा।
चुपचाप जाकर मेरा काम कर। बिरजू लाचार होकर वापस उन भारी टाइलों को उठाने के लिए चला गया। इधर सेठ धनीराम ने बाकी सभी मजदूरों को उनके पूरे 400 रुपए बांट दिए। सेठ जानता था कि बाकी सारे मजदूर एक साथ हैं, यानी एकजुट। अगर उसने उन मजदूरों का एक भी पैसा रोका तो वो सब मिलकर पुलिस थाने में शिकायत कर देंगे और उसे हवालात भिजवा देंगे। सेठ अंदर से बहुत डरपोक था, लेकिन वो केवल बिरजू जैसे अकेले और लाचार गरीबों पर ही अपना दबदबा बनाता था। सभी मजदूर अपने अपने पैसे लेकर अपने घर चले गए। करीब 1 घंटे बाद जब रात बहुत गहरी हो गई, तब बिरजू अपना काम पूरा करके सेठ धनीराम के पास आया। उसके कपड़े पसीने और सीमेंट से सने हुए थे। सेठ जी, मैंने आपका सारा काम पूरा कर दिया है। सारी 50 टाइलें मैंने छत पर पहुंचा दी हैं। अब कृपया करके मेरे दिन भर की जो दिहाड़ी बनी है, जो मेरे 400 रुपए बने हैं, वो मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ये ले अपने 200 रुपए। आज मैंने बाकी सभी मजदूरों को पैसे बांट दिए हैं, इसलिए मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए हैं। तेरे बाकी बचे हुए 200 रुपए मैंने अपने इस बही खाते में लिख लिए हैं। मैं तुझे ये पैसे कुछ दिनों बाद दे दूंगा। अब तू अपने घर जा। अरे सेठ जी, आप इतने सालों से मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही करते आ रहे हैं। आप रोज मेरे आधे पैसे ये कहकर रोक लेते हैं कि आप बाद में देंगे, लेकिन जब मैं बाद में आपसे अपने पैसे मांगता हूँ तो आप साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं कि आप सब भूल गए हैं और मुझ पर चिल्लाने लगते हैं। सेठ जी, आज मेरे पूरे 400 रुपए दे दीजिए। मेरे बच्चे सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान लड़ाएगा? यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। अगर मैंने खींचकर तेरे सिर पर एक पत्थर मार दिया ना, तो तेरा सिर यहीं फूट जाएगा। ज्यादा मुंह मत चला मेरे सामने। ये 200 रुपए पकड़ने हैं तो पकड़, वरना ये भी रख लूंगा। और हाँ, अगर तूने आज के बाद एक भी शब्द और बोला तो मैं तुझे कल से काम पर नहीं रखूंगा। जा, जो करना है कर ले। तेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने तेरे पैसे रोके हैं। बिरजू समझ गया था कि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो ये जालिम सेठ उसके बचे हुए 200 रुपए भी नहीं देगा और उसे काम से भी निकाल देगा। बिरजू उदास और टूटे हुए मन के साथ वो 200 रुपए लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद बिरजू ने गोमती को सारी बात बताई कि कैसे सेठ धनीराम ने आज फिर उसके आधे पैसे हड़प लिए हैं। आप कल ही इस पूरे गांव में घूमकर कोई दूसरा काम पता करिए जी। अब आप उस जालिम और बेईमान सेठ के पास काम करने बिल्कुल मत जाइए। वो हमेशा आपके पैसे खाता रहेगा और हम गरीब लोग उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि हम गरीब हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। तुम तो जानती हो गोमती, मैंने इस पूरे गांव में कितनी जगह दूसरा काम ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं कोई दूसरा अच्छा काम कर सकूं। अगर मैं उस सेठ का काम छोड़ दूंगा तो हमारे बच्चों को ये रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। कोई बात नहीं जी, जो होगा देखा जाएगा। आप सो जाइए। भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है। एक ना एक दिन वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा। वो सबकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा। ऐसे ही उदासी में कई दिन बीत गए। सेठ धनीराम हर रोज बिरजू से दिन भर काम करवाता और रात को 100 या 200 रुपए रोककर उसे बेइज्जत करके भगा देता। बिरजू जब भी अपने पूरे पैसे मांगता, सेठ कोई न कोई बहाना बना देता। देखते ही देखते जून का महीना खत्म होने लगा और आसमान में बरसात के बादल छाने लगे। बारिश का मौसम पूरी तरह से आ चुका था। कभी कभी हल्की हल्की बारिश होती और फिर रुक जाती। एक दिन सुबह सुबह आसमान में बहुत ही घने और काले डरावने बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। सेठ धनीराम ने सभी मजदूरों को काम पर बुलाया हुआ था। सभी मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक आसमान से बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे भाइयों, जल्दी करो। जितना भी बालू और सीमेंट का मसाला है उस पर जल्दी से पन्नी डालो, वरना सब पानी में बह जाएगा। बारिश तेज हो गई थी। सभी मजदूर भागकर सेठ धनीराम के पास उस पक्की छत के नीचे आ गए। कर मेरी बात ध्यान से सुनो। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक बहुत ही भयंकर बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। इसलिए आज से ये सारा काम बंद रहेगा। जब तक बारिश पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, कोई भी मजदूर यहाँ काम पर नहीं आएगा। जब आसमान साफ हो जाएगा तो मैं खुद तुम सबको मजदूरी के लिए वापस बुला लूंगा।
ठीक है सेठ जी, हम बारिश रुकने के बाद ही आएंगे, लेकिन हमारी आधे दिन की जो दिहाड़ी बनती है उसके पैसे तो दे दीजिए। सेठ धनीराम ने बाकी सभी एकजुट मजदूरों को उनके पैसे दे दिए। तुम्हारी मजदूरी के पैसे। लेकिन जब बिरजू की बारी आई तो सेठ ने फिर से अपना वही जालिम रूप दिखाया। बिरजू, अभी पीछे वो जो सीमेंट की बोरियां रखी हैं उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पर रखवा दे। मैं तेरे पैसे तुझे बाद में दे दूंगा। नहीं सेठ जी, आज मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप मेरे आज के पैसे मुझे अभी दे दीजिए। आप बाद में हमेशा साफ मुकर जाते हैं और मेरे पैसे हड़प लेते हैं। अरे ओ भाइयों, तुम सब जरा यहाँ रुकना और मेरी बात सुनना। तुम सब बताओ, क्या मैंने आज तक तुम में से किसी का एक भी रुपया रोका है? क्या मैंने कभी बेईमानी की है? और ये बिरजू देखो, ये मुझ जैसे ईमानदार आदमी पर भरे बाजार में इल्जाम लगा रहा है कि मैं इसके पैसे हड़प लेता हूँ। हाँ सेठ जी, आप तो बहुत ईमानदार हैं। आपने हमारे पैसे तो हमेशा समय पर दिए हैं। अब ये बिरजू आपका मजदूर है। आप दोनों का जो भी निजी मामला है वो आप आपस में समझिए। हम तो भाई बारिश में अपने अपने घर जा रहे हैं। चलो भाइयों। सभी मजदूर वहां से चले गए। बिरजू फिर से अकेला पड़ गया। सेठ धनीराम ने बिरजू को धक्के मारकर वहां से भगा दिया और कहा कि अब वो उसे कभी काम पर नहीं रखेगा। बिरजू बारिश में भीगता हुआ और बहुत ही उदास चेहरे के साथ अपनी कच्ची झोपड़ी में वापस लौटा। गोमती उसे इतनी जल्दी वापस आता देखकर हैरान रह गई। क्या बात है जी, आज आप काम से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? बाहर बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई है गोमती। मौसम विभाग वालों ने कहा है कि अब कई दिनों तक बहुत भयंकर आंधी तूफान और बारिश आने वाली है। सेठ ने काम पूरी तरह से बंद करवा दिया है और मेरे आज के पैसे भी रोक लिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। उस जालिम सेठ की गालियां और ताने सुनने के बाद भी जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे उनसे हमारे परिवार का गुजारा चल जाता था। हम 2 वक्त की सूखी रोटी खा लेते थे। अब ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। अगर काम बंद रहा तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? पूरा गरीब परिवार उदास होकर झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया। दिन बीत गया और रात का घना अंधेरा छा गया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। अचानक प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप ले लिया। बहुत ही भयंकर आंधी और तूफान चलने लगा। गांव के बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे। खेतों में चारों तरफ बाढ़ जैसा पानी भर गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के अमीर लोग अपने पक्के और बड़े मकानों में आराम से सो रहे थे और बारिश के मौसम का मजा ले रहे थे। लेकिन बिरजू की उस कच्ची और घास फूस से बनी झोपड़ी में मौत का तांडव हो रहा था। हिम्मत मत हारो। भयंकर आंधी के कारण झोपड़ी की छत खिसक गई। छत से घर के अंदर भारी मात्रा में पानी टपकने लगा। घर की कच्ची दीवारों से भी पानी रिस रिस कर अंदर आने लगा। सुबह के 4 बज चुके थे। पूरा घर पानी से भर गया था। बिरजू, गोमती, माधो और मुनिया ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। उनके पास बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं था। बिरजू ने एक पुरानी पन्नी निकाली। वो चारों लोग एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गए और उस पन्नी को अपने ऊपर ओढ़ लिया। चारों तरफ से पानी गिर रहा था और तूफानी हवाएं झोपड़ी को उड़ा ले जाने की कोशिश कर रही थीं। माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। मुझे इस पानी और तूफान से बहुत घबराहट हो रही है। माँ, मुझे बचा लो। तो बिल्कुल मत घबरा मेरी बच्ची। बस एक रात की ही तो बात है। ये रात किसी तरह निकाल दे मेरी गुड़िया। कल सुबह होते ही तेरे पिताजी इस टूटी हुई छत का कोई ना कोई पक्का इंतजाम जरूर करेंगे। तू बस मेरे सीने से लगकर सो जा, सब ठीक हो जाएगा। वो दर्दनाक रात किसी तरह से गुजर गई। परिवार के चारों लोग एक साथ चिपककर उस पन्नी के नीचे बैठे बैठे ही सुबह का इंतजार करते रहे। ये तूफान सिर्फ एक मौसम का तूफान नहीं था, बल्कि ये उस गरीब परिवार की जिंदगी बदलने वाला एक बहुत बड़ा तूफान था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो बारिश की तेजी थोड़ी कम हो गई थी। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गोमती ने उठकर सबसे पहले किसी तरह झोपड़ी के अंदर भरा हुआ सारा पानी बाहर निकाला। बच्चे रात भर जागने और ठंड के कारण बहुत कमजोर लग रहे थे। सुनिए जी,
अब हमसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब तुरंत इसका कुछ पक्का इंतजाम कीजिए। अगर आज रात को फिर से बारिश तेज हो गई तो हमारा इस टूटी हुई झोपड़ी में रहना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। बच्चे वैसे ही ठंड से कांप रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि हम छत की मरम्मत करवा सकें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ गोमती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपने बच्चों को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। हमारे पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं। मैं अभी बाजार जाता हूँ। वहाँ से मैं एक बहुत बड़ी और मोटी काले रंग की पन्नी लेकर आता हूँ, जिसे हम छत के ऊपर बिछा देंगे। इससे बारिश की बूंदें हमारे घर के अंदर नहीं आएंगी। तुम बस तब तक इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी भाग कर जाता हूँ। बिरजू हल्की बारिश में भीगता हुआ बाजार की तरफ भागा। वो गांव की एक बड़ी दुकान पर पहुंचा, जहां तिरपाल और मोटी पन्नियां मिलती थीं। दुकानदार भाई, मुझे एक बहुत ही बड़ी और मोटी काले रंग की पन्नी दे दीजिए। मेरे घर की छत तूफान में उड़ गई है और मेरे छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे ऐसी पन्नी दीजिए जिससे मेरे घर के अंदर पानी न गिरे। हाँ भाई, मिल जाएगी। ये लो, ये सबसे मोटी और मजबूत पन्नी है। ये पूरे 650 रुपए की है। इससे तुम्हारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। निकालो 650 रुपए। अरे भाई, मैं बहुत ही गरीब मजदूर हूँ। मेरे पास कुल मिलाकर सिर्फ 500 रुपए ही बचे हैं। आप कृपया करके मुझे ये पन्नी 500 रुपए में ही दे दीजिए। मेरा घर बहुत छोटा सा है। अगर आपके पास कोई थोड़ी छोटी पन्नी हो तो मुझे वही दे दीजिए, लेकिन मेरी मदद कर दीजिए। चलो ठीक है भाई, तू भी क्या याद रखेगा। मेरे पास ये एक थोड़ी सी छोटी पन्नी रखी हुई है। ये तेरे छोटे से घर के लिए पूरी पड़ जाएगी। ला दे 500 रुपए और ये पन्नी ले जा। बिरजू ने अपने आखिरी 500 रुपए देकर वो मोटी पन्नी खरीदी और भागता हुआ वापस अपनी झोपड़ी पर आया। उसने अपनी झोपड़ी की छत के ऊपर उस मोटी पन्नी को बहुत अच्छी तरह से रस्सियों से बांध दिया। पन्नी के लगते ही घर के अंदर पानी टपकना बिल्कुल बंद हो गया। लो गोमती, अब मैंने छत पर पन्नी बहुत मजबूती से बांध दी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम सब खुश हो जाओ। अब हमारे घर में बारिश की बूंदें नहीं गिरेंगी और तुम सब चैन की नींद सो पाओगे। अब हमें तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पानी टपकना तो बंद हो गया था, लेकिन बिरजी और गोमती के चेहरों पर एक और बहुत बड़ी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास रखे हुए सारे पैसे खत्म हो चुके थे और घर में सिर्फ 2 या 3 दिनों का ही राशन बचा हुआ था। पानी से तो हम बच गए जी, लेकिन अब आगे क्या होगा? घर में सिर्फ 3 दिन का अनाज बचा है और हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है। इस भयंकर बारिश में आपको पूरे गांव में कोई दूसरा काम भी नहीं मिलेगा और आप उस जालिम सेठ धनीराम के पास तो मजदूरी मांगने बिल्कुल मत जाइएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है गोमती। जब जेब खाली होती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस गांव में हमारा कोई ऐसा सगा संबंधी भी नहीं है जिससे हम कुछ पैसे उधार मांग सकें। मैं क्या करूं? सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आ रहा है। क्यों ना हम किसी की गुलामी करने के बजाय अपना खुद का कोई काम शुरू कर लें। हम अपनी खुद की कोई छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो गोमती? हम अपनी खुद की दुकान कैसे खोल सकते हैं? ना तो हमारे पास दुकान खोलने के लिए कोई जगह है, ना ही कोई ठेला गाड़ी है और ना ही कोई सामान खरीदने के लिए पैसे हैं। और हम दुकान खोलेंगे भी किस चीज की? हम पकौड़े और चाय की दुकान खोलेंगे जी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे ठंडे मौसम में हर किसी को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने का बहुत मन करता है। चाय तो हम बना ही लेंगे, लेकिन पकौड़े बनाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अगर गांव वालों को मेरे हाथ के पकौड़े पसंद आ गए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ गोमती, लेकिन इसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए। ठेला गाड़ी चाहिए, बड़ा चूल्हा चाहिए, तेल और मसाले चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? आप उस सामान की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी मैं रसोई में जाकर बचे हुए थोड़े से आलू और बेसन से थोड़े से पकौड़े बनाती हूँ। आप पहले उन्हें खाकर बताइएगा कि उनका स्वाद कैसा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पैसे कहाँ से आएंगे। पहले आलू और प्याज को धो लेती हूँ। थोड़े से आलू, प्याज और मसालों को मिलाकर बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। जब उसने वो गर्मा गर्म पकौड़े बिरजू और बच्चों को खाने के लिए दिए तो सब उंगलियां चाटते रह गए। वाह माँ, बहुत स्वादिष्ट है। बारिश में पकौड़ी का मजा ही आ गया। अब बस 1 कप गरम चाय चाहिए। वाह माँ, ये पकौड़े तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। आपके हाथों में तो सच में जादू है। अगर आप ऐसे पकौड़े गांव वालों को खिलाएंगी तो सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हमारी दुकान बहुत तेजी से चलेगी।
सच में गोमती, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। लेकिन अब तुम ये बताओ कि ये दुकान शुरू करने के लिए हम ठेला गाड़ी और पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? सुनिए जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जमीन और ये झोपड़ी तो है। हम अपनी जमीन के कागज गांव के मुखिया जी के पास गिरवी रख देते हैं और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। जब हमारी दुकान चढ़ पड़ेगी तो हम उनका पैसा वापस लौटाकर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। नहीं गोमती, ये तुम क्या कह रही हो? ये झोपड़ी ही तो हमारी एकमात्र संपत्ति है। अगर कल को हमारी दुकान नहीं चली तो मुखिया जी हमारी जमीन हड़प लेंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं अपनी जमीन गिरवी नहीं रखूंगा। आप बात को समझने की कोशिश करिए जी। इस गांव में सब लोग अपने मतलब से जीते हैं, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो हम जीवन भर उस जालिम सेठ धनीराम की गालियां खाते रहेंगे और उसके पैरों के नीचे दबे रहेंगे। यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। आप मुझ पर और मेरी कला पर विश्वास रखिए। नरेटर, गोमती की समझदारी भरी बातों ने बिरजू के मन में हिम्मत जगा दी। बिरजू मान गया। वो अपनी जमीन के पुराने कागज लेकर गांव के मुखिया जी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि वो अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेना चाहता है। देख बिरजू, तेरी ये जमीन सड़क के किनारे है और काफी अच्छी जगह पर है। मैं तुझे इसके बदले में 20,000 रुपए उधार दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे ये पूरे 20,000 रुपए अगले 7 महीने के अंदर मुझे वापस लौटाने होंगे। अगर तू 7 महीने में मेरा पैसा नहीं लौटा पाया तो ये तेरी जमीन हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बोल, क्या तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है? जी मुखिया जी, मुझे आपकी ये शर्त पूरी तरह से मंजूर है। मैं दिन रात कड़ी मेहनत करूंगा और आपके 20,000 रुपए 7 महीने से पहले ही आपको लौटा दूंगा। कृपया आप मुझे वो पैसे दे दीजिए। बिरजू मुखिया जी से 20,000 रुपए लेकर बहुत ही खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। गोमती ने पैसों का पूरा हिसाब लगाया। बिरजू ने बाजार जाकर 3,500 रुपए में एक पुरानी और मजबूत ठेला गाड़ी खरीदी। इसके अलावा उसने गैस का चूल्हा, पकौड़े तलने के लिए एक बहुत बड़ी लोहे की कढ़ाई, तेल, 1 बोरी आलू, 1 बोरी प्याज, बेसन और सारे जरूरी मसाले खरीदे। इन सब चीजों में उनके कुल 16,300 रुपए खर्च हो गए। सुनिए जी, अभी हमारे पास लगभग 3,500 रुपए बचे हुए हैं। बारिश का मौसम चल रहा है। आप बाजार से एक बहुत बड़ा सा तंबू और उसे बांधने के लिए बांस ले आइए। साथ ही ग्राहकों के बैठने के लिए कुछ सस्ती सी प्लास्टिक की कुर्सियां और मेज भी ले आइए। हम अपनी ठेला गाड़ी के ऊपर वो बड़ा सा तंबू लगा देंगे और उसके नीचे कुर्सियां बिछा देंगे। इससे बारिश में भीगने वाले लोग हमारे तंबू के नीचे आकर आराम से बैठ सकेंगे और हमारे गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले सकेंगे। बिरजू ने गोमती की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन सुबह सुबह मुख्य सड़क के किनारे बिरजू ने अपनी ठेला गाड़ी लगा ली। ठेला गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा तंबू लगा हुआ था, जिसके नीचे कुर्सियां और मेज सजे हुए थे। गोमती ने कढ़ाई में तेल गर्म किया और मसालेदार पकौड़े तलने शुरू कर दिए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सड़क पर आते जाते लोग दौड़कर बिरजू के उस बड़े से तंबू के नीचे आकर खड़े होने लगे। जैसे ही वो लोग तंबू के नीचे आए, उन्हें गोमती के हाथों से बन रहे गर्मा गर्म पकौड़ों की बहुत ही मनमोहक सुगंध आई। पहला ग्राहक, वाह भाई, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और यहाँ तंबू के नीचे इतनी शानदार गर्मा गर्म पकौड़ों की सुगंध आ रही है। मेरा तो मन खुश हो गया। बिरजू भाई, जरा एक बड़ी सी थाली में मेरे लिए ये गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। बारिश के इस ठंडे मौसम में पकौड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है। ये पकौड़े तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतने करारे और इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। बिरजू भाई, आप ऐसा करना, मेरे घर के लिए भी 2 कागज की थैलियों में ये पकौड़े बांध कर दे देना। मेरे बच्चे भी ये खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। देखते ही देखते बिरजू की ठेला गाड़ी पर लोगों की बहुत भारी भीड़ जमा हो गई। जो भी व्यक्ति उस तंबू के नीचे बारिश से बचने आता, वो पकौड़ों की सुगंध सूंघकर उन्हें खाए बिना नहीं रह पाता। शाम होने तक गोमती का सारा बेसन और आलू खत्म हो गया। उनकी सारी पकौड़ियां बिक चुकी थीं। जब रात को घर आकर गोमती ने पैसों की गिनती की तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। सुनिए जी,
आज हमने अपनी सारी लागत निकालकर पूरे 650 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। वो जालिम सेठ धनीराम तो आपको दिन भर जानवरों की तरह खटाकर भी पूरे पैसे नहीं देता था। आज हमने आजादी से काम करके एक ही दिन में 650 रुपए कमा लिए हैं। अब हमारे दिन जरूर बदलेंगे। ये सब तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे हाथों के जादू का कमाल है गोमती। तुमने आज हमें एक नई जिंदगी दे दी है। गांव भर में बिरजू और गोमती के पकौड़ों की चर्चा फैल गई। बारिश के मौसम में दूर दूर से लोग उनके तंबू के नीचे आकर पकौड़े और चाय का आनंद लेने लगे। दिन ब दिन उनकी बिक्री बढ़ती गई। अब वे हर दिन 1000 से लेकर 1200 रुपए तक कमाने लगे थे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। 2 महीनों में बिरजू और गोमती ने अपना सारा घर का खर्चा निकालकर पूरे 21,000 रुपए जमा हो चुके थे। बिरजू बहुत ही खुशी खुशी मुखिया जी के पास गया और पूरे पैसे देकर अपनी जमीन के कागज वापस ले आया। अब उनकी जमीन भी उनकी थी और उनका अपना एक बहुत ही अच्छा व्यापार भी चल पड़ा था। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। इन 5 महीनों में बिरजू और गोमती ने अपनी मेहनत की कमाई से उस टूटी हुई झोपड़ी को तुड़वाकर वहां एक बहुत ही सुंदर और मजबूत सीमेंट का पक्का मकान बनवा लिया। उस मकान की छत बहुत ही पक्की थी और दीवारों पर बहुत ही सुंदर रंग किया गया था। अब वो एक गरीब परिवार नहीं रहे थे, बल्कि गांव के एक सुखी और संपन्न परिवार बन चुके थे। एक दिन फिर से आसमान में बहुत ही भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। बिरजू अपने पूरे परिवार के साथ अपने नए पक्के मकान के अंदर एक बड़े से कमरे में बैठा हुआ था। बच्चों, बाहर देखो, आज फिर से बिल्कुल वैसा ही भयंकर आंधी तूफान आया है जैसा आज से 5 महीने पहले आया था। तब हम उस टूटी हुई झोपड़ी में एक पन्नी के नीचे डरकर कांप रहे थे, लेकिन आज देखो समय कैसे बदल गया है। आज हमारे सिर पर ये मजबूत पक्की छत है। आज ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसी भयंकर तूफान में उस जालिम और लालची सेठ धनीराम का घमंड चकनाचूर हो रहा था। सेठ धनीराम ने पैसे बचाने के लालच में बारिश के मौसम में भी अपने मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया था। उसने मजदूरों के पैसे मारे थे और अपने घर को बनाने में बहुत ही कच्चा और सस्ता सामान इस्तेमाल किया था। बारिश के कारण उसके घर की नींव बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। उस रात जब तूफान आया और बहुत तेज हवाएं चलीं, तो सेठ धनीराम का वो आधा बना हुआ आलीशान मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। सेठ धनीराम का सारा पैसा, सारा लालच और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। अगली सुबह सेठ धनीराम अपने गिरे हुए मकान के मलबे के सामने बीच सड़क पर बैठा हुआ फूट फूट कर रो रहा था। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा सारा का सारा घर मिट्टी में मिल गया। मेरी जीवन भर की कमाई इस तूफान में बर्बाद हो गई। हे भगवान, तूने मुझे ये किस बात की सजा दी है? अब मैं क्या करूंगा? मैं तो पूरी तरह से सड़क पर आ गया हूँ। सेठ धनीराम जमीन पर बैठकर विलाप कर रहा था। आज उसे ये बात समझ आ गई थी कि गरीबों का हक मारकर और बेईमानी से बनाया हुआ महल कभी टिक नहीं सकता। दूसरी ओर बिरजू, गोमती, माधो और मुनिया अपने पक्के घर में एक बहुत ही सुखी, संपन्न और सम्मान की जिंदगी जी रहे थे। समापन, शिक्षा, प्रकृति के न्याय और भगवान की लाठी से कोई नहीं बच सकता। जो इंसान लालच करता है और दूसरों का हक मारता है, उसका पतन निश्चित है। वहीं दूसरी ओर जो इंसान बुरा वक्त आने पर अपनी हिम्मत नहीं हारता और ईमानदारी से मेहनत करता है, उसकी जिंदगी में सफलता का सूरज जरूर चमकता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरा देखा। दोस्तों, बस मैं आप लोगों से बस 2 बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग बस मेरी 2 बातें सुन लो। जो पहली बात है दोस्तों, वो ये है कि मैं इस वीडियो में मैं AI वॉइस का यूज़ किया हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ये जो पूरा स्टोरी देखा ना, जो ये गरीब परिवार था, बारिश का टाइम था, ये पकौड़ी वाला, ये जो जितना भी आपने एनिमेशन देखा, ये मैंने अकेले नहीं बनाया दोस्तों। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे को कहीं पे वीडियो बनाते वक्त कुछ गलती हो गई हो? क्योंकि देखो दोस्तों, हाँ, मेरे पास तो कोई टीम है नहीं। मैं अपनी टीम आपको ही मानता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखो, लास्ट तक देखा। तो बस मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि क्या मेरे को वीडियो बनाते वक्त कहीं पे कुछ गलती हो गया? जैसे मान लो मेरे से कहीं पे जो भी मेरे से गलती हो गई हो, अगर आप वो गलती कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो मैं आने वाली अगली वीडियो में ना उस गलती को सुधारूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। तो बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे,
ठीक है। और आप लोग मेरे साथ अटैच रहो और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग देखते रहो, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप लोगों ने वीडियो देखा दोस्तों, अगर अच्छी बनी होगी दोस्तों वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बता देना कि भाई आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने अच्छी वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ये सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे को और भी वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अभी मैं YouTube पे दोस्तों नवा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब